2016 जेई का पेपर तो सबको याद है। एंड उसमें जो क्वेश्चन आया था वो तो भाई बहुत टफ माना जाता है। बट क्या तुम्हें पता है कि 1992 में जब ये क्वेश्चन आया था तो सभी जेई एस्पिरेंट्स की बैंड बज गई थी। तो फिर कुर्सी की पेटी बांध लो, बिकॉज आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को खोद रहे होंगे और इस क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो एक बार सोल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन में पहले खुद दिमाग लगाओ। खुद सोचो कि तुम क्या कॉन्सेप्ट निकाल पा रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर, क्या सोच पा रहे हो, क्या तुम्हारा आइडिया फ्रेमिंग है इसके अंदर और कैसे तुम इस क्वेश्चन को टैकल कर रहे होगे। ऑलराइट, अब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन में हमारे सामने एक रॉड है जिसकी लेंथ कुछ एल है एंड वो अभी हॉरिजॉन्टली रेस्ट में है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक स्पाइडर सा इंसेक्ट आया और डायरेक्टली वी वेलोसिटी से उस रॉड को कोलाइड किया एट दिस पोजीशन। अब जैसे ही इस इंसेक्ट ने कोलिजन किया होगा रॉड के साथ तो उसने फिर कुछ इम्पल्सिव फोर्स लगाया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ रॉड पर कुछ ऐसे लगा होगा इम्पल्सिव फोर्स। एंड सिमिलरली रॉड ने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उस इंसेक्ट के ऊपर भी ऊपर की डायरेक्शन में लगाया होगा सेम इम्पल्सिव फोर्स। ऑलराइट, अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो ये रॉड है वो इस ओरिजिन सेंटर पर पिवेटेड है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ हिंज फोर्स भी लग रहे होंगे। तो फिर जब इंसेक्ट और रॉड का कोलिजन हुआ होगा तो यहाँ पे जो हिंज फोर्सेस हैं उनका भी कुछ इम्पल्सिव फोर्स का एक्शन हुआ होगा। ऑलराइट, तो पहले पार्ट की कहानी तो इतनी है अभी। तो फिर अपन को समझना है कि जब इंसेक्ट कोलाइड कर गया तो कैसे इस रॉड के अंदर कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ गई और वो एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है। ऑलराइट, अब ये समझने के लिए कि एंगुलर वेलोसिटी क्यों आई है एक बार इसको देखो कि सपोज ये मेरी रॉड है, ये उसका पिवटेड पॉइंट ओरिजिन है। तो इंसेक्ट की वजह से रॉड पर कुछ ऐसे लगाए इम्पल्सिव फोर्स। अब इस इम्पल्सिव फोर्स का अगर हम एनालाइज करते हैं, इस ओ पॉइंट के अबाउट कुछ इम्पल्सिव टॉर्क भी होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पल्सिव टॉर्क इसका कुछ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इस डायरेक्शन में एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अब बिकॉज उतना ही इम्पल्सिव फोर्स उसने इंसेक्ट पे भी लगाया है इस डायरेक्शन में, तो वो इम्पल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, वो इम्पल्सिव फोर्स एक्चुअली इंसेक्ट का जो नीचे की तरफ मोमेंटम था दैट वाज mv उसको स्टॉप कर रहा होगा। तो अब ये तो एनालिसिस हो गया कि कैसे इम्पल्सिव फोर्स के क्या क्या एक्शन होने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यार हम एंगुलर वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर पहला आइडिया आता है कि यार मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट्स के अगर हम एनालाइज करें जो कि एक्चुअली L/4 डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से इस वाले इम्पल्सिव फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा और इस वाले का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो यार मेरे को समझ में आ रहा है कि यार इसके अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूं अपनी रॉड का, अपने इंसेक्ट का, तो क्या वो कंजर्व रहेगा। एंड जब मैं ये सोच रहा हूँ तो मुझे फिर एनालाइज हुआ नहीं यार, इस हिंज का जो टॉर्क लगने वाला है, इस हिंज की वजह से जो इम्पल्सिव फोर्स जो आ सकता है उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो फिर मेरे को अननेसेसरी समझना होगा कि उस हिंज फोर्स क्या होंगे, उनका टॉर्क क्या होगा। तो मैं उसको छोड़ता हूँ, ये वाला पॉइंट का जो सिलेक्शन है वो कुछ ख़राब पॉइंट है। ऑल राइट, फिर मैंने सोचा, फिर मुझे एनालाइज हुआ कि यार एक और स्पेशल पॉइंट है, मैं इस हिंज पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क निकालने का ट्राई करता हूँ। तो जब मैं इसके अबाउट सोच रहा हूँ तब मुझे लग रहा है कि यार फिर मुझे इस रॉड का जो टॉर्क है वो एनालाइज करना होगा जो इंसेक्ट के कोलिजन की वजह से आया है एंड इंसेक्ट पे जो कोलिजन हो रहा है उसको एनालाइज करना होगा। देन मुझे समझ में आया कि अगर मैं इंसेक्ट को और रॉड दोनों को सिस्टम कंसिडर कर लूँ तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहे थे ये सारे इम्पल्सिव फोर्स एक्चुअली इंटरनल फोर्सेस बन गए एंड अपार्ट फ्रॉम दैम कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है इम्पल्सिव। एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों रॉड पर, दोनों रॉड और दोनों इंसेक्ट पर, बट कोई भी इम्पल्सिव नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई भी इम्पल्सिव फोर्स नहीं है तो फिर इम्पल्सिव टॉर्क भी नहीं होगा, राइट। एंड उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा मेरा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ से मुझे राइट डायरेक्शन समझ में आ गई। तो फिर मैं एंगुलर मोमेंटम बिफोर लिखूंगा और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर लिखूंगा, उन दोनों को बराबर करके ट्राई करूंगा कि मैं अपनी ओमेगा को कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। तो अगर हम पहले की बात करते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, तो रॉड तो अभी स्टिल ही थी, वो इनिशियली रेस्ट में है तो उसका कुछ भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो इंसेक्ट के मोमेंटम की वजह से आएगा और अपन उसको तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज आर क्रॉस पी एंड दैट कम्स इज दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, अब अपन कैलकुलेट करते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या एंगुलर मोमेंटम होगा। तो क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि जब मेरा इंसेक्ट फॉल कर चुका है रॉड के ऊपर तो वो जो इंसेक्ट है वो रॉड के रिस्पेक्ट में रॉड के अलोंग ही मूव कर रहा है, राइट, मूविंग टूवर्ड्स द एंड। उसका मतलब जो इंसेक्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी वो एक वेलोसिटी आएगी जो इस रॉड के पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी वाले कंट्रीब्यूशन एंड जो रॉड के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो ये जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट होगा जो रॉड के अलोंग आ रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो रहेगा एंड जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सिर्फ वही वेलोसिटी से आएगा जो रॉड एक्चुअली ओमेगा से मूव कर रही थी।
ऑलराइट, सो बेसिकली आफ्टर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा आई अबाउट दैट ओ पॉइंट, दोनों का, इंसेक्ट का भी और रॉड का भी, इनटू ओमेगा। तो फिर अगर हम आई को एक्सप्रेशन को ध्यान देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू ml² by 12, जो कि एक्चुअली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस इंसेक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी ये वाला फैक्टर इनटू ओमेगा। ऑलराइट, अब इन दोनों को बराबर कर दो बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है ओके अबाउट। तो यहाँ से हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रॉड और जो वेलोसिटी थी मेरे इंसेक्ट की, एंड दैट विल बी इक्वल टू 12v/7l। ऑलराइट, अब ये जो पार्ट था ना थोड़ा आसान वाला पार्ट हो गया, ठीक है, अपन ने एनालाइज कर लिया कि जस्ट आफ्टर कोलिजन किस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी होने वाली है मेरे रॉड की। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन को समझना है कि जब ये इंसेक्ट जो है ये L/4 डिस्टेंस जब मूव कर चुका है, बेसिकली बी एंड तक पहुंच चुका है, एट दैट टाइम जो रॉड है वो प्योरली वर्टिकल हो गई है, बेसिकली उसने 90 डिग्री से रोटेट कर लिया है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन दी हुई है, उसके बेसिस पे अपन को बताना है कि क्या मेरी स्मॉल वी की वैल्यू होने वाली है। करेक्ट, तो अब ज़रा इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर एक बहुत स्पेशल कंडीशन लिखी हुई है, अगर तुमने उसका नोटिस किया हो अभी तक, तो दैट की जो रॉड है मेरी वो कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड दिस इज़ वेरी स्पेशल कंडीशन बिकॉज अगर तुम ऐसे एनालाइज करो तो जैसे ही रॉड ने मूव करना शुरू कर दिया, सपोज दिस इज माई ओमेगा, यहाँ पर मेरा अभी इंसेक्ट है जो एक्चुअली L/4 डिस्टेंस पर है, उसका कुछ मास m है, एंड वो अभी सॉर्ट ऑफ ऐसे मूव कर रहा है v रिलेटिव ऑफ द रॉड, ठीक है। अब अभी इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, बट अगर अपन एनालाइज करें इस O के अबाउट, जब कोलिजन हो चुका है और थोड़ा सा सफिशिएंट टाइम हो गया, तो इस इंसेक्ट के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से एक टॉर्क आने की टेंडेंसी है, राइट, बिकॉज अपन देख सकते हैं इसका टॉर्क कितना हो जाएगा mg/L/4। गॉट इट, दैट मीन्स यार इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो फिर चेंज होनी चाहिए ना भाई, बेसिकली नेट टॉर्क आ चुका है, तो अपन इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को समझने की ज़रूरत है, जब हम टॉर्क को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू dl/dt, बेसिकली यहाँ पर जो L है दैट इज माई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अगर सिस्टम के अंदर एक नॉन जीरो टॉर्क है जो एक्चुअली हमारे वाले केस में इस इंसेक्ट के मास की वजह से आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज होना चाहिए। अब हमारी जो कंडीशनिंग है वो इस तरीके से है कि अपन को तो ये रट्टा पड़ा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, या फिर तो सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। तो फिर क्या चीज़ है, लाइक फिर क्या रीजनिंग हो सकती है इस नॉन जीरो टॉर्क को एक्सप्लेन करने की। अब इसको समझने के लिए ना अपन फिर से एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या फिनोमेना हो रहा है एक्चुअली। तो जब हमने देखा कि जब इंसेक्ट ने पहले फॉल किया उसके बाद फिर वो रॉड के रिस्पेक्ट में मूव करना शुरू कर रहा है, तो यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि ये जो इंसेक्ट है जो अभी ऐसे मूव कर रहा है कुछ रॉड के रिस्पेक्ट में, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है इस पोजीशन या फिर इस पॉइंट ओ से। अब अगर उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है दैट मीन्स उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है ओ के रिस्पेक्ट में, एंड दैट मीन्स मेरे पूरे सिस्टम का जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो चेंज हो रहा है। तो जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज टॉर्क एज माई dl/dt, एंड क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है कि ओमेगा कांस्टेंट है, एंड अपन ने अभी एनालाइज किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, तो वो ही रीज़न है हमारे एक नॉन जीरो टॉर्क का। ऑलराइट, अब ये जो पॉइंट है ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव है और अक्सर हम प्रैक्टिस नहीं करते ऐसे वाले सिचुएशंस की, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब 1992 में ये क्वेश्चन आया था तो काफ़ी बच्चों को बहुत तकलीफ हुई थी। ऑलराइट, अब अपन को फिजिकल आइडिया तो समझ में आ गया कि यार एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझते हैं। तो कंसिडर करो एक टाइम टी पर जब मेरी रॉड कुछ ऐसे हो गई है, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से रोटेट कर चुकी है, सपोज दिस इज माई पॉइंट ओ, तो उस टाइम पर जो मेरा इंसेक्ट है वो अभी एक्स डिस्टेंस पर है मेरे रॉड से, या फिर सॉरी ओ पॉइंट से, और वो रॉड के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा, राइट। तो इस इंस्टेंट पर ना इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज माई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। ओमेगा द कांस्टेंट है, जो पहले ओमेगा थी वही ओमेगा रहने वाली है, बेसिकली अभी भी ओमेगा सेम ही है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है, तो अगर अपन इसको एनालाइज करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आएगा, एक रॉड का ओ पॉइंट के अबाउट, दैट विल बी इक्वल टू ml²/12 प्लस इस इंसेक्ट का, एंड दैट विल बी इक्वल टू mx², राइट। अब जैसे जैसे इंसेक्ट रॉड से दूर जा रहा है ओ पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, ये x चेंज हो रहा है, एंड दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, राइट। अब नेट टॉर्क किसके बराबर है, दिस नेट टॉर्क इज dl/dt, सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट तो अपन इसको लिख सकते हैं डी आई ओवर डी टी इन टू ओमेगा।
अब अगर अपन डी आई ओवर डी टी करते हैं तो पहला टर्म तो कांस्टेंट है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा। इस वाले टर्म का कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम एक्स एंड डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी क्या है? इंसेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉड। ऑलराइट, तो बेसिकली जो मेरा नेट टॉर्क था वो किसके बराबर हो गया? दैट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब अगर हम नेट टॉर्क को फोर्स के टर्म्स में लिखते हैं तो वो जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा है सिर्फ एम जी फोर्स से। ये मेरे इंसेक्ट का मास है एंड इस एम जी फोर्स की वजह से किसी भी थीटा पर जो टॉर्क की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू एम जी एक्स कॉस थीटा। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये वाला टर्म कहाँ से आया तो ऐसे एनालाइज करो कि ये वैल्यू भी मेरी थीटा हो जाएगी, ये मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट होगा एम जी का दैट इज एम जी कॉस थीटा, इसकी वजह से ही कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा मेरे नॉन जीरो टॉर्क में। ऑलराइट, तो अब इस वैल्यू को अपन बराबर कर देंगे ये वाली वैल्यू से और जो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ ऐसे दिखने वाली है। राइट, अब यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मास मास कैंसिल हो गया, एक्स एक्स भी कैंसिल हो गया और जो टर्म बचा वो कुछ ऐसा बचा। सो दिस इज़ माई फाइनल इक्वेशन। बट अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर एक x है जो अननोन है, यहाँ पर एक t है जो अननोन है और यहाँ पर एक थीटा है जो भी अननोन है। बट हम चाहते हैं ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन दो ही टर्म्स में रहे, दो ही वेरिएबल्स में रहे, तो अपन को थीटा भी एलिमिनेट करना होगा। तो थीटा एलिमिनेट करना बहुत आसान है बिकॉज क्वेश्चन के अंदर एक बहुत स्पेशल कंडीशन दी हुई है कि जो रॉड है वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो किसी भी इंस्टेंट या किसी भी टाइम टी पर ये जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो दैट विल जस्ट बी इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, right? And omega is constant. So basically this is nothing but cos into omega t. Got it? अब t के टर्म्स उधर ले जाओ, dx के टर्म्स इधर रखो, तो हमारे सामने जो प्रॉपर इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसे दिखने वाली है। ऑलराइट, अपन लिमिट लगाते हैं यहाँ पर। तो t इक्वल टू जीरो की जब हम बात करते हैं तो रॉड अभी मेरी पूरी हॉरिजॉन्टल थी और जो इंसेट की पोजीशन है सेंटर o से वो कितनी थी? l ओवर 4। उस इंस्टेंट पर जब रॉड वर्टिकल हो चुकी है तब जो मेरी इंसेट की पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी? l बाई 2, राइट? बिकॉज जो मेरा इंसेक्ट था एक्चुअली वो दूसरे एंड पर आ चुका है। गॉट इट। बट उसमें टाइम कितना लगा ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? दैट इज जस्ट पाई बाई 2, राइट? रॉड ऐसे थी और ऐसे हो चुकी है तो एंगल कितना चेंज हो गया? पाई बाई 2। और जो एंगल चेंज होने की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वो ओमेगा है। तो यहाँ से हमारे पास तुरंत टाइम की वैल्यू आ गई, दैट इज पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो दिस इज व्हाट माई वैल्यू इज। गॉट इट। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो तो फिर तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन निकल कर आएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वो हो जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 2g अपॉन एल, राइट? अब यहाँ पर जो हमें बताना था वो मैं स्मॉल v बताना था, बट सिंस अपन ने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया तो पहले वाले पार्ट में भी हमने ओमेगा कैलकुलेट किया था इन टर्म्स ऑफ स्मॉल v, उन दोनों टर्म्स को रिलेट कर दो। सो बेसिकली मैं इस वाले टर्म को बराबर करने वाला हूँ अंडर रूट ऑफ 2g अपॉन एल से। तो यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल कर आता है वो हो जाएगा दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो L की वैल्यू थी वो पुट कर दो, G की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारे पास जो वेलोसिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो मतलब क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में एक अलग यूनिक आस्पेक्ट लग रहा है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तो चेंज हो सकता है किसी सिचुएशन में, एंड वही इस क्वेश्चन को बहुत टिपिकल, बहुत प्यारा बना रहा है। ऑलराइट, अब अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहते हो और ऐसे मेथड्स को सीखना चाहते हो और चाहते हो कि तुम अगर एडवांस देने जाओ और ऐसे अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस रहे उसको सीखने के लिए, तुम्हारा लेवल इतना हो चुका हो कि तुम कोई भी अलग वेरिएशंस को टैकल कर पाओगे, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसको एक्सप्लोर ज़रूर करना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करना और ऐसे मेथड्स को सीखना। गॉट इट। बेसिकली हमारा एक कोर्स है, इसका नाम है SO60, जिसमें तुम्हें हर करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स के 60 अलग अलग वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मेथड सीखने को मिलते हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चंस में कैसे सोचा जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा जाता है, वो सीखने को मिलता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कोर्स जो आज तक जेई की हिस्ट्री में आया हुआ है। ऑलराइट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अभी डिस्काउंटेड ऑफर्स ओपन है तो दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल टाइम फॉर एनरोलिंग। ऑलराइट, आई होप क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना कि तुम्हें कैसा फील हुआ क्वेश्चन को देखकर, तुम्हारी क्या अप्रोच थी इसको टैकल करने की और तुम्हारा क्या आंसर आया था। गॉट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।